सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि मतलब ये घुसपैठ का मुद्दा काम भी कर रहा है या सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टियां उठा ही रही हैं बस इसको? देखिए राजीव भाई, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताता हूं। जो घुसपैठ का मुद्दा है, घुसपैठ का मुद्दा, घुसपैठिए तो रिश्तेदार लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब झारखंड में चुनाव आया था तो झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठा था। उस दिन से लेकर के आज तक झारखंड में घुसपैठ के लिए एक कोई पॉइंट गृह मंत्री अमित शाह जी ने या पूरी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया हो तो कोई बता दे। जिस समय बिहार में चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठ का मुद्दा उठा था। एक भी पॉइंट जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ के अगेंस्ट में किया हो तो बता दे। वही हाल इन्होंने असम में किया, वही हाल इन्होंने बंगाल में किया। तो आज की डेट में घुसपैठिए तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी ने कहा यहां लखनऊ में 2 लाख घुसपैठिए हैं, 2 लाख, और अब हम उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे, ये ड्राइव चलाएंगे, वो ड्राइव चलाएंगे, डिटेंशन सेंटर बन गए, योगी जी ने करा दिए डिटेंशन सेंटर। मालूम है आपको, करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके कहीं घुसपैठिए मिले? 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में एक नागरिक अवैध मिला, एक। आपको बताऊं, जो ममता सुषमा खरकवाल कह रही थी यहां 2 लाख घुसपैठिए हैं, ये आधिकारिक रूप से कह रहा हूं। सुषमा खरकवाल जो मेयर है भाजपा की लखनऊ की, उनसे कंफर्म किया जा सकता है, उनके बयानों में कंफर्म किया जा सकता है। तो ये मुद्दा तो इन लोगों का चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। घुसपैठ में हम लोगों ने 88,000 घुसपैठिए 2004 से 2014 में भेजे थे वापस बांग्लादेश, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 साल में 4800 घुसपैठिए भेजे हैं, केवल 4800। हमने 10 साल में 88,000 घुसपैठिए वापस भेजे थे और इन्होंने 4800। आपको समझ में आ जाएगा घुसपैठिए किसके रिश्तेदार है। भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं घुसपैठिए। दिल्ली के चुनाव में भी इन लोगों ने यही मुद्दा उठाया था। हम तो आधिकारिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरा आ जाइए ज्ञानेश कुमार जी पर। ज्ञानेश कुमार जी ने बड़ी बढ़िया, क्या नाम है अभी, रोहन जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, कहने लगे साहब वो ज्ञानेश कुमार जी के बाद ऊपर ये बात हो रही है। ज्ञानेश कुमार जी, क्या ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा रहे हैं उनको एसआईआर की बेईमानियां करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की डांट के लिए, और जिस तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में लोगों ने 19 लाख मतदाताओं को मतदान देने से वंचित किया है उसकी बेईमानी के लिए। और या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञानेश कुमार की वो हो गई है, वकील हो गई है? ये इनको बताना पड़ेगा। ये ज्ञानेश कुमार, ये दो सवाल हैं आपके। रोहन, दोनों ही सवालों पर ज्ञानेश कुमार को आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मतलब एक चुनाव आयोग की भी जवाबदेही है, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं ऑपोजिशन, आप उनको डिफेंड करने के लिए क्यों सामने आ रहे हैं? और जो दूसरा प्रश्न भी उनका घुसपैठ के मुद्दे पर था कि आपसे बातें करते हैं यूपीए और एनडीए में, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है घुसपैठियों को निकालने में। लेकिन राजीव जी, इन्होंने जो सवाल पूछा, बिल्कुल हम कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। जब संवैधानिक संस्था की बात आती, इन्होंने एसआईआर के मुद्दे पे हर रोज सवाल उठाए। अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, एसआईआर के हर रोज दिन एक बुलेटिन आता था चुनाव आयोग का कि भाई आज जो प्रक्रिया हुई है उसके बाद में ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होने के बाद में कौन सी पार्टी ने कितने ऑब्जेक्शन फाइल किए, इनके प्रवक्ता को पूछने में चैलेंज के साथ कहता हूं कि टीएमसी ने उसके बाद में कितने किए, आप बताइए। बाद में उसको चुनावी मुद्दा करने के लिए ममता बनर्जी ने जो ड्रामा किया पूरे देश के सामने है। आपको समझना पड़ेगा कि आप खाली ड्रामा करने से नहीं होगा। आज बिहार में आप क्यों हारे? आपने एसआईआर के सामने आक्षेप किए, जिसके नाम कट गए थे वो थे ही नहीं, उसलिए विरोध नहीं था, और जो सही वोटर थे उनके नाम आ गए। तो एसआईआर के मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात रही चुनाव आयोग की डिफेंड की, बिल्कुल हम संवैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं। आपने सवाल उठाए, जब पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ हो, जब पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है 2 फेज में हुआ हो, जब पहली बार है कि जो रीपोलिंग की एक भी घटना नहीं हुई हो, जब पहली बार हुआ है कि प्री पोल वायलेंस में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, जब पहली बार हुआ है कि चुनाव वाले दिन किसी की हत्या नहीं हुई है, तब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? मुझे बताइए, भूल जाइए, कोई व्यक्ति के हम नाम नहीं ले रहे। अगर चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग इतनी मुस्तैदी से किसी राज्य में काम करता है तो आपकी बात जनता तभी मानेगी ना। शांतनु जी, जो आप चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, ये भी तो रियलिटी के 2 फेज में इस बार जो है सिर्फ चुनाव हो रहे हैं, और पहले फेज में मतलब कुछ एक आध जगहों को छोड़ दिया जाए तो चीजें स्मूथली चली हैं, और पहले कितने फेज, 6-6, 7-7 फेज में चुनाव होते थे। मेरा तीन जवाब है, मेहरबानी करके बोलने दीजिएगा। नंबर 1, ये लोग मान रहे हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है। इसके बाद चौथा में भी मानना पड़ेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी हम लोगों का डिफीट हुआ। नंबर 2, बिहार के इशू में अभी आप बिहार में झटके देखिए, जबरदस्ती इलीगली जिन वोटरों को नाम चुनाव का पहले काट दिया था,
उसका मेजोरिटी वोटर का नाम अभी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, बीच में उनका वोटाधिकार को स्नैच कर लिया। नंबर 3 गणेश कुमार, भाई बीजेपी गणेश कुमार को डिफेंड नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये गणेश कुमार कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर अमित शाह। 2023 में चुनाव आयोग बनाने का जो बिल, वो बिल चेंज कर लिया पार्लियामेंट में। आपको याद होगा पहले चुनाव आयोग को कौन चुनता था? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 2030 में जबरदस्ती बिल चेंज करके बोल दिया कि चीफ जस्टिस को हटाओ, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा और एक मिनिस्टर रहेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर चुनेगा, और वो चुन के लाए अमित शाह जी को। जो चुनाव आयोग को कौन बनाया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और अमित शाह का कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन था? गणेश कुमार। तो बीजेपी गणेश कुमार का लॉयर नहीं बनेगा तो बीजेपी गणेश कुमार का मेंटर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ठीक है, मैं रोहन आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले गौतम जी के पास जाते हैं, क्योंकि एसआईआर की बड़ी बात हो रही है, चुनाव आयोग की बड़ी बात हो रही है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आम लोग एक्चुअल में इस मुद्दे की बात भी करें? क्या आम लोगों को लग रहा है कि वाकई घुसपैठियां हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और इनको निकाला जाना चाहिए? क्या घुसपैठ वहां आम लोगों का मुद्दा है या सिर्फ राजनीतिक दलों का मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि बंगाल में एक सहमति जरूर है। अगर कोई घुसपैठिया को चिन्हित करते हैं चुनाव आयोग बोध है कि ये घुसपैठिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज करेंगे। लेकिन घुसपैठिया इशू लाके इसको ध्रुवीकरण के यूज करना, उसके लिए आपत्ति हो रहा है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ जितना एंटी रहा है, जो मुद्दा था बना, बेरोजगारी का मुद्दा है, बाकी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नौकरी का बात है, लोगों का पलायन का बात है, वो इशू दब गया है। वो इशू की जगह एसआईआर एक महत्व इशू हो गया। 65% हिंदू वोट कटा है, 65%। जो हमारा संविधान को जिन्होंने सबसे पहले चित्र ड्रॉ किया था, नंदलाल बोसु, उसका पोता पोती का नाम भी काट गया था। आप सोचिए, ये टेक्निकल फॉल्ट इस कारण से वो जिस तरीके से कर रहे थे ना, आपने लाइन का फोटो दिखा, क्यों बताए? वोटर परिचय देने के लिए लाइन में धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होना पड़ेगा। तो खड़ा होना पड़ेगा तो इशू होगा। वो इशू ममता बनर्जी क्लेवरली उसका कौशल, उसको क्लेवरली कन्वर्ट कर दिया एसआईआर मुद्दा को, ताकि जो है एंटी इनकम्बेंसी वो पीछे जा रहा है। लेकिन लोग चुनाव के दौरान रहेगा। कुछ टेक्निकल दिक्कत भी है ना, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। लेकिन रोहन, सवाल आप ही से है कि मतलब एसआईआर करवाया चुनाव आयोग ने है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये परसेप्शन क्रिएट हो गया, जो परसेप्शन जो है ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहा है, और एक्चुअल में आम जनता को लगने लगा कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं, ये संदेह क्या बीजेपी को नुकसान नहीं देगा? देखिए राजीव जी, यही प्रक्रिया जो बिहार में ट्रेलर हमने देखा, इसी प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा बना के आरजेडी की लुटिया भी कांग्रेस ने डुबो दी। देखिए, दो चीज समझिए, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो भी वैध वोटर थे उनके नाम आ गए, ये उनके लिए मुद्दा नहीं है, और जिनके नाम नहीं आए थे वो तो थे ही नहीं, तो मुद्दा किसके लिए? इन्होंने बात की। राजीव जी, एक छोटी चीज समझिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई वैलिड वोटर का नाम कटता तो हमारे देश में क्या आंदोलन नहीं हो सकता था? आज तो सोशल मीडिया का समय है, हर आदमी सोशल मीडिया पे, इनके नेता तो झूठ परोसते हैं। इतने बड़े लोगों का नाम कटता तो आपको लगता है कि ये चुनाव इस तरीके से हो सकता था? बिल्कुल नहीं। यही तो उनका फॉल्स नैरेटिव है। और राजीव जी, और एक चीज है, आपने प्रक्रिया की, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद एवरीडे चुनाव आयोग ने बुलेटिन पब्लिश किया है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने कितनी आपत्तियां दर्ज की। तब टीएमसी ने क्यों कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया? आप बोल रहे कि 92 लाख आप लेके आते हैं उन लोगों को, वोटर को सामने, जनता के सामने लाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई, फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हो गया, फिर लगा कि अब उनको राजनीति करनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का नाटक किया। राजीव जी, हकीकत कोई छिपा नहीं सकता है। बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। लेकिन रोहन, वो आपके कॉन्फिडेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप यानी बीजेपी की कॉन्फिडेंस पे सवाल उठा रहे हैं कि आप भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हो कि 152 में से हम 110 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, कमाल कर दिया है पश्चिम बंगाल की जनता ने, और कमाल आप ही के पक्ष में हुआ है। आपको कैसे मालूम इस कमाल का आधार क्या है? मैं बता रहा हूं, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं 2 महीने से यहाँ पे वॉर रूम में हूं। कमाल का आधार यह है कि जो हमने राजीव जी आकलन किया कि जो वोटिंग लास्ट चुनाव में हुआ था 5 साल पहले, जिस बूथों में जहां पे बीजेपी स्ट्रांग थी, जहां पे बीजेपी की जिस सीट्स में बीजेपी की बढ़त थी, या जो हम लोग थोड़े से मार्जिन से हार गए थे, और वहां पे जो टीएमसी की सीट का हमने बूथ वाइज कंपैरिजन किया, बीजेपी की सीट में ऑन एन एवरेज, जहां पे जो बूथ में बीजेपी के एक कैटेगरी बूथ से बीजेपी ऑन एन एवरेज 10% से हमारा वोट बढ़ा है।
और सामने आप देखेंगे टीएमसी का जो भी है वो स्टेगनेंट है। तो एवरेज वोटिंग जो है, देखिए दो कारण है, एसआईआर के कारण भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, प्लस बीजेपी का जो कोर वोटर है, जहां जहां पे भी बीजेपी के है वहां पे कम से कम 8 से 10% का वोटिंग बढ़ा है। और यही आधार था अमित शाह जी के स्टेटमेंट में। यहाँ पे हवा हवाई बात नहीं चलती। आप सवाल उनको पूछिए कि आप लोग जब एसआईआर के खिलाफ डर फैलाते हैं, आप तुष्टीकरण की बात आपके ही नेता, इंडी गठबंधन के नेता करते हैं, विचारधारा के नाम पे आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और जब राज्य के चुनाव आते हैं तब एक दूसरे की पोल खोलते हैं, आप पे ठीक जनता है। भरोसा कैसे करे? ठीक है। आपकी एक भी बात में आपकी कंसिस्टेंसी है नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, एक तरफ बीजेपी अभी रोहन जो है एक डेटा भी रख रहे हैं कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज जो 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 उनके फेवर में आता है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी मेहनत करे। क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आराम पसंद है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और जो परसेंटेज होना चाहिए था जो आपके फेवर में वो कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, ऐसा क्यों है? देखिए, इस समय जो रोहन जी बात कह रहे हैं ना, फिर वही इनकी आदत है पुरानी। एक निदा फाजली ने एक शेर लिखा था कि ईशा अल्लाह ईश्वर सारे मंतर सीख, ईशा अल्लाह ईश्वर सारे मंतर सीख, जाने किसके नाम से मिले ज्यादा भी। पिछली बार इन लोगों ने राजवंशियों को, मतवा लोगों को धोखा दिया था, वो लोग कमर कस के तैयार बैठे हुए हैं इनका विरोध करने के लिए। अब ये अपने आंकड़ों में, डेटाज में जितना भी अपना ऊपर कर ले, 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। रही बात हमारी, नहीं, 4 तारीख को कौन आएगा? टीएमसी आएगी या कांग्रेस आएगी? उनका डेटा पूछ लीजिए। मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली बात मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए, और जो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते हैं, मजारों पर झंडा लगाते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान कराते हैं, जो लोग चंदे का धंधा करते हैं, चंदे की चोरी करते हैं, उनको हम सरकार में कतई नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर नहीं भी लड़ पा रही। ये हम मतलब इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी क्या इस लड़ाई में फिर आप बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं? क्योंकि टीएमसी भी तो सामने है, तो मतलब आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आज की डेट में जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ने वाले लोग हैं वो स्पष्ट जानते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी को वहां पर टक्कर दे सकता है। जिस जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है उस जगह पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार हम नारा भी बदलेंगे, नैरेटिव भी बदलेंगे और बंगाल को भी बदलेंगे। लेकिन हमारी किसी भी कोशिश से भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं हो सकता, यह बिल्कुल तय है। ठीक है, शांतनु आप बताएं कि कांग्रेस के लड़ने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? नहीं, मेरा 2 जवाब है। पहला वाला मेरा मिस्टर गुप्ता जी के लिए, एक तो है एसआईआर का डर से आदमी ज्यादा वोट दे रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कि बीजेपी ऐसा पार्टी है कभी भी बोल सकता है कि 2026 में तुमने वोट नहीं किया, जाओ तुम देश से, तुमको निकाल लेंगे, इस डर से। नंबर 2, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा वोट दे रहा है। नंबर 3, इसको पता है कि देश से अगर ये बेविचारी भारतीय जनता पार्टी को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो है तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस को और भी मजबूत बनाना है, इसलिए तृणमूल को भारी मुद्दे से जिताना पड़ेगा। शांतनु जी, अभी कांग्रेस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी, मतलब कांग्रेस भी आप पर नहीं बोल रही, आप भी कांग्रेस पर कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ जो मेरा जवाब है, ये आंकड़ा कहता है, रिकॉर्ड कहता है, पूरा देश में जहां पर भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का वोट हुआ कांग्रेस हार गया, और जहां पर तृणमूल वर्सेस बीजेपी का वोट हुआ तृणमूल जीत गया। अगर कांग्रेस में अपना संगठन मजबूत करके रखे होते, कांग्रेस में अगर मध्य प्रदेश जैसा स्टेट को और गोवा जैसा स्टेट को पकड़ के रखे होते, तो आज 2014 से लेकर 2026 तक बीजेपी द्वारा देश को जो भुगतना पड़ रहा है उसको शायद भुगतना नहीं पड़ना हो। रोहन जवाब में। देखिए, अभी तो ये बिछड़े हुए भाई पुराने इंडी गठबंधन के झगड़ रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। सुरेंद्र भाई को पूरे चुनाव 2 महीने तक ये करा गया कि आपको टीएमसी के साथ खड़ा रहना है, और चुनाव वाले दिन राहुल गांधी जी ने सिलेबस बदल दिया, तो बेचारे बोल नहीं पाएंगे। हकीकत ये है राजीव जी, जब आप इंडी गठबंधन के नाम पे, विचारधारा के नाम पे एक संगठन बनाते हैं, और जैसे ही राज्यों के चुनाव आते हैं, वो दिल्ली का चुनाव हो, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो,
वो बिहार का चुनाव हो, जिन पार्टी के साथ आप अलायंस करते उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे, जनता कैसे आपके भरोसा करेगी बताइए। लेफ्ट पार्टी के सुरेंद्र साथ जी, में हाँ, केरल ठीक में है। उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं साथ पाए जा रहे हैं, तो जो कंसिस्टेंसी नहीं है राजनीति मुद्दों में, जनता को नैरेटिव में कंसिस्टेंसी चाहिए, ये सबसे बड़ा फर्क है। कंसिस्टेंसी आप की कमी है। घुसपैठियों देखिए के साथ सुरेंद्र जी खड़े कुछ नहीं दिखा रह रहे हैं सकते। फोन में। ये चुनावी हाँ। मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है। सुरेंद्र जी, उसमें कोई लास्ट गलत नहीं 30 है। सेकंड्स 550 लास्ट 30 किलोमीटर सेकंड्स की फेंसिंग ठीक है की रोहित। नहीं दी, मैं ये बहुत हकीकत है जिम्मेदारी से सीआरपीएफ कहता की। हूं, ये मैं जो दिखा रहा हूं सर आपको, तो मैं इस चैलेंज के बार साथ इस कहता हूं कि साल ममता रेलवे बनर्जी जवाब क्यों 5 नहीं लाख दिया? और पद क्यों के बाद कांग्रेस अब पार्टी ने उस 30,000 मुद्दे पद पे और कट टीएमसी कर के रही खिलाफ आवाज नहीं है। उठाई? ये भारतीय बताइए जनता सुरेंद्र जी, पार्टी का अगर नैरेटिव है, ये बॉर्डर भारतीय फेंसिंग के जनता लिए नया सीआरपीएफ भारत को है, जगह नहीं दी, जहां तो पर कांग्रेस लोगों पार्टी ने आवाज को क्यों नहीं उठाई? नौकरियां नहीं मिलनी है। इनकी नौकरियां नहीं, भारतीय बताइए ना, जनता आपके पार्टी नेता ने सुरसा तो की किसी तरीके तरह से से मुझे खा रही मुझे है। समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। और